मेरा नाम उज्जवल है। मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने अभी तक 2 स्टार्टअप्स किए हैं। मेरी पहली स्टार्टअप एक टेक सर्विस कंपनी थी जिसमें मुझे दुनिया की कई सारी बड़ी कंपनियों के साथ काम करने का मौका मिला, और मेरी दूसरी स्टार्टअप एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड थी जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हुई। हमने उसमें वेंचर कैपिटल के फंड्स भी उठाए और बहुत बड़ा कस्टमर बेस बनाया, कम्युनिटी बनाई और लास्ट ईयर एग्जिट किया। मैंने अपनी पर्सनल स्टार्टअप जर्नी में कई सारी मिस्टेक्स भी करी हैं, कई सारे सही डिसीजंस भी लिए हैं, और इन वीडियोस के थ्रू मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आगे आने वाले जो भी फाउंडर्स या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी कुछ मदद हो सके। आज जो हम बात करेंगे वो ये है कि अगर आपने एक स्टार्टअप के आइडिया को सोच रखा है, 4 या 5 ऐसे क्या स्टेप्स हो सकते हैं जो कि आपको लेने चाहिए अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। पहला स्टेप जो है मुझे लगता है वो आइडिया को डीपली रिसर्च करने का है, उसको वैलिडेट करने का है। अब देखिए, आइडिया को वैलिडेट करने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता कि आप उसी तरह के कस्टमर से बात करें या फिर ये देखें कि उस तरह की आइडिया के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के कस्टमर किस तरह के कंप्लेन्स कर रहे हैं सोशल मीडिया चैनल्स पे। अगर आप कोई B2B SaaS प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कोई कंज्यूमर टेक प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कंज्यूमर ब्रांड बना रहे हैं, तो आपके आइडिया और प्रोडक्ट के अराउंड ऐसा ज़रूर होगा कि कुछ कस्टमर्स होंगे जो सोशल मीडिया चैनल पर जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम या रेडिट जैसे फोरम्स पे कंप्लेन कर रहे होंगे। आप उनको डीपली पढ़ें और इस बात को वैलिडेट करें कि क्या आपका प्रोडक्ट उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है या नहीं। इसके बाद अगर आपको फिजिकली डायरेक्टली इस तरह के किसी कस्टमर से बात करने का मौका मिलता है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस कॉन्वर्सेशन के दौरान आपको उनकी रियल पेन पॉइंट्स का पता चलेगा। तीसरा, अगर इस इंडस्ट्री के, इस आइडिया के मैक्रो इंडस्ट्री के अंदर कोई एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री रिसर्चर्स हैं या फिर एग्जिस्टिंग फाउंडर्स हैं या कोई CXOs हैं जिनसे आप कनेक्टेड हैं या कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उनसे मिलें और उनसे जानें कि उन्होंने इस आइडिया को कैसे बनाया, इस इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी ग्रोथ कैसे लाई और करंट क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें करने से आपको अपने आइडिया पे ज़्यादा विश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पता चलेगा कि ये राइट डायरेक्शन है या नहीं, या फिर और ज़्यादा आपको अपने ड्राइंग बोर्ड पर टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अब जब आपने आइडिया का वैलिडेशन कर लिया है एक एक्सटेंट तक, तो मुझे लगता है उसको एक लेवल और ऊपर ले जाने की जरूरत होती है। वो है स्टेप 2, जहां पे कि आप अपने आइडिया के लिए एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बना सकते हैं और सोशल मीडिया पे उसके अराउंड बात कर सकते हैं। अब देखिए, आप एक फाउंडर हैं, आपका आइडिया है, आपका विजन है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आज के जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स है कि लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन पे जाके आप अपने आइडिया के अराउंड फैक्ट्स, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस को शेयर करें और देखें कि आपके फॉलोअर्स या अगर आपके फॉलोअर्स नहीं भी हैं तो बाकी जनरल ऑडियंस उन चीज़ों के साथ रिएक्ट कैसे करती है। वहां से आपके आइडिया को फर्दर वैलिडेशन मिलेगा, फर्दर स्ट्रेंथ मिलेगा और आपको कई सारे नए इनपुट्स भी मिलेंगे। इसी के अंदर आप एक और काम कर सकते हैं कि आप एक सिंपल सी लैंडिंग पेज बना के लाइव कर सकते हैं। अब देखिए, आज के डेट में लैंडिंग पेज बनाना बहुत ही सिंपल हो गया है। आप फिग्मा पे जाके AI के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं, कैनवा पे एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, आप क्लॉड या चैट GPT जैसी किसी टूल पे या वर्सल की V0 पे जाके आप डिजाइन बना सकते हैं, रेपलेट पे जाके आप बना सकते हैं और उसको सीधा लाइव कर सकते हैं, जो कि आप अपने कम्युनिटी, अपने फ्रेंड, पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ शेयर करें, अपने कॉलीग्स के साथ। वहां से भी फीडबैक आएगा और आपको शायद कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स भी मिल सकते हैं। अब जब आपने पहला और दूसरा स्टेप कर लिया है, यानी कि आपने आइडिया वैलिडेट कर लिया, आपने डीप वैलिडेशन भी कर ली लैंडिंग पेज और सोशल मीडिया के थ्रू, तो तीसरा जो स्टेप होगा वो सोचना होगा मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब देखिए, मैं जानता हूं कि कई लोग ये कहेंगे कि प्रोडक्ट क्यों नहीं सोच रहे हम पहले से। देखिए, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कई बार ये देखा है पर्सनली भी और अपने कई सारे फ्रेंड्स, फेलो एंटरप्रेन्योर्स, कलीग्स के साथ कि 99% केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग जो है प्रोडक्ट को बीट कर देती है लॉन्ग टर्म में, राइट? क्योंकि अगर आपने आज दुनिया की सबसे अच्छी प्रोडक्ट बना भी ली तो आप उसको लोगों तक लेके कैसे जाएंगे? आप खुद से बात कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, पर उस वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे आएगी? अगर आपने कंज्यूमर का कोई ब्रांड बनाया है तो आप उसको बेचेंगे कैसे? तो बहुत ही ज़रूरी होगा कि इससे पहले कि आप प्रोडक्ट में डीपली अंदर जाएं, उसमें पैसे और टाइम और एफर्ट लगाएं, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना काफ़ी इंटेंस काम होता है, उसमें टाइम, एफर्ट, पैसे तीनों ही लगेंगे।
उससे पहले ज़रूरी होगा कि आप एक विजन बोर्ड सेट कर लें अपने मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का, कि कहाँ कहाँ पे कम से कम पैसे में आप मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को लेवरेज कर सकते हैं। जैसे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए आप अमेजॉन जैसे मार्केट प्लेसेस को टैप कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, पर अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए शायद आपको पैसे खर्च करने पड़े मेटा पे, गूगल पे, ऐसे डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पे। पर मार्केट प्लेसेस में अगर थोड़ा आप एफर्ट डालें एसईओ के साथ, थोड़ी प्रमोशंस के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपको जल्दी से जल्दी मिल सकता है, जो कि वापस अपनी ब्रांड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर कंज्यूमर टेक प्रोडक्ट है, B2B SaaS प्रोडक्ट है, तो उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कैसे उसमें वायरलिटी लाएंगे, नेटवर्क इफेक्ट कैसे आएगा, इन सब के बारे में आप अपने प्रोडक्ट को बनाने के पहले सोचें तो काफ़ी मदद होगी प्रोडक्ट के भी डायरेक्शन को। अब जब आपने पहले 3 स्टेप कर लिए हैं, मार्केट रिसर्च, दूसरा आइडिया वैलिडेशन और डीप वैलिडेशन में सोशल मीडिया एंड लैंडिंग पेज, और तीसरा मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मैं सोच लिया है, तो चौथा जो है वो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट आता है। अब इस स्टेज पे आपको फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक टेक कंपनी बना रहे हैं तो शायद आप एक MVP बना सकते हैं, जिसे कि हम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको कि आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ, अपने कलीग्स, फैमिली के साथ फिर से शेयर कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं आप यूज़ करें, उस पर फीडबैक दें, वो आपको अपने प्रोडक्ट को फर्दर रिफाइन करने में मदद करे ताकि वो पूरी की पूरी तरह प्रोडक्शन रेडी और लॉन्च रेडी हो जाए। यहाँ पे एक छोटा डिफरेंस ये आएगा कि अगर आप एक टेक कंपनी बना रहे हैं जो कि कंज्यूमर टेक ऐप है या B2B SaaS प्रोडक्ट है, तो ऑफ कोर्स एक MVP काफ़ी हद तक काम आ सकता है आपको अपने शायद पहले कुछ कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने में, रिफाइन करने में प्रोडक्ट को फर्दर। बट अगर आप एक D2C ब्रांड बना रहे हैं या फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट का कंपनी बना रहे हैं जिसमें कि एक फिजिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, इन केसेस में MVP एज एन आइडिया थोड़ा लाइट हो जाता है, क्योंकि आप एक मिनिमम प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। मैं आधी टी-शर्ट तो नहीं खरीदूंगा, मैं या आधी बैग या आधा फ़ोन तो नहीं खरीदूंगा। तो D2C ब्रांड के केस में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ साथ सप्लाई चेन में भी बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज D2C ब्रांड के अंदर जब आप मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपने ऑलरेडी इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर रखा होता है। इसका मतलब कि आप खराब या फिर हाफ बेक्ड प्रोडक्ट को लॉन्च करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए D2C ब्रांड में जो है स्टेप 4 में जहां पे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कंपेयर टू अ टेक कंपनी। जब ये सब कर लिया आपने चारों, इसके बाद ऑफ कोर्स आप ज्यादा से ज्यादा फीडबैक लें, अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें, मार्केटिंग करें और सक्सेस पाए। बट एक 5वां पॉइंट जो है, जो मैं बोलना चाहूंगा, जो कि थोड़ा ऑब्वियस नहीं है फ्रॉम रेगुलर पर्सपेक्टिव, इज अपना पर्सनल फाइनेंस। क्योंकि अगर आप एक कंपनी शुरू कर रहे हैं, आप यंग हैं, फ्रेश पास आउट हैं या मिडिल एज भी हैं, और अगर आप एक कंपनी शुरू कर रहे हैं तो बहुत ही नेचुरल होगा कि आप उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, टाइम लगाएंगे, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आएगी, क्योंकि शायद आप अपनी जॉब छोड़ के करेंगे इवेंचुअली। तो बहुत ही ज़रूरी होगा कि आप अपनी पर्सनल फाइनेंस को स्टेबल करें। आप एक पहले कुशन बनाएं, अगर आपने ऑलरेडी जॉब कर रखी है तो शायद सेविंग्स के थ्रू, या फिर अगर कुशन नहीं भी है तो आप कुछ एक खास चीज़ों का ध्यान रखें, जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरी पर्सनल जर्नी में काफ़ी मदद की है, और वो है हेल्थ इंश्योरेंस। एज अ फाउंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि जब आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं, आपने मेंटली माइंड अपना मेकअप कर लिया है कि मैं करूँगा करूँगी, तो आप अपने हेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि एक बड़ा हेल्थ एपिसोड काफ़ी सारे खर्चे करा सकता है और आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले और इस तरह के कोई भी रिस्क लेने से पहले आप अपने पर्सनल फाइनेंस और पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस को ज़रूर फिक्स करें। ऑल द बेस्ट, बनाते रहिए और कुछ अच्छा करिए।